Hello students, this is Abhinav Chaube from Grace Mission School. Now I am going to teach you social study of class 8. So here we are going to start lesson 1 जो आपका chapter का name है The Advent and Expansion of the British Power in India. इस chapter में हम जो पढ़ने वाले हैं कुछ उसके सेगमेंट्स हैं, कुछ पॉइंट हैं. वाई डिड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी कम टू इंडिया, मतलब जो यूरोपियन नेशंस की कंपनीज हैं वो इंडिया क्यों आई. देन व्हाट वाज इंडिया पॉलिटिकल कंडीशन एट द टाइम ऑफ एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. मींस जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी तो इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी. देन हाउ डिड द ट्रेड एंड ट्रेड राइवलरी स्टार्ट इन इंडिया विद द ईस्ट इंडिया कंपनी. फिर जो ट्रेड होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के और जो लोकल इंडियंस पीपल के, इनके बीच में स्ट्रगल और राइवलरी कैसे स्टार्ट हुई, ये हम पढ़ने वाले हैं. तो लेट स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज, मैं रीड करूँगा, आपको समझाऊंगा. After the invasion of Alexander, the history of India is a long saga of continuous struggle and conflict. The vast resources of India has been a source of attraction to many clans and invaders. The Sakas, the Hunas and the Mongols invasion are some examples. Some of these invaders either returned after their defeat or become a part of this country by intermingling the socio-cultural life. The Mughals established a mighty empire in north of India. During the Mughals' rule, many conflicts arose between Mughals Rajputs, Mughal Sikhs and the Mughals and Marathas. So मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ, इन्वेशन को हम आक्रमण बोलते हैं, मतलब अलेक्जेंडर जिसके बारे में हिंदी में बोला जाता है सिकंदर, उसको इंग्लिश में यूरोपियन नेशंस में उसको सिकंदर को अलेक्जेंडर बोलते हैं. जब अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ इंडिया पे तो ये बहुत लंबी कहानी थी. जो इंडियंस थे उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी संघर्ष किया. क्यों अलेक्जेंडर और दूसरे लोगों ने इंडिया में आक्रमण करने के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि इंडिया में बहुत वास्ट रिसोर्सेज थे, मतलब बहुत सारी मिनरल्स थे, सोना चांदी जो गोल्ड्स होता है इंडिया में बहुत सारे थे. तो जो बाहरी लोग आते थे वो इंडिया को आक्रमण करने, इंडिया में जो आक्रमण करते थे, इंडिया पे जो अटैक करते थे, उनका मेन रीज़न यही था कि इंडिया पे आक्रमण करो, वहाँ का जो भी सामान हो वो सब लूट के ले जाओ या अपने पास रखे रहो. उनमें से कुछ लोग थे जैसे साकास, द ह्यूनास, मंगोल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने भारत में आक्रमण किया. इसके बाद कुछ लोगों ने जिन्होंने आक्रमण किया, या तो वो हार के युद्ध लड़ते थे एक दूसरे से, या तो वो हार के अपनी कंट्रीज को चले गए, या फिर इंडिया की जो सोशियो कल्चरल लाइफ है वो उस उन्होंने अपनाया और वो इंडिया ही पे शिफ्ट हो गए. देन जो मुगल्स आए, मुगल्स में जैसे अकबर हो गया, बाबर हो गया, ये इनको मुगल्स बोलते हैं. मुगल्स इंडिया पे जब आए तो उन्होंने अपना एक एम्पायर खड़ा किया. एम्पायर मतलब उनका एक साम्राज्य खड़ा किया नॉर्दर्न इंडिया में. मुगल्स के टाइम पे बहुत सारे झगड़े हुए, बहुत लड़ाइयाँ हुई. फॉर एग्जांपल जैसे मुगल्स और राजपूत्स के बीच, मुगल्स और सिख्स के बीच एंड मुगल्स और मराठा के बीच. नेक्स्ट पैरा में लिखा हुआ है कि जब मुगल पावर इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस बीच कुछ यूरोपियंस पावर इंडिया पे है. यूरोपियंस पावर मतलब यूरोपियन नेशंस में बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे हॉलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, पोर्तुगीज़ हो गया. इस टाइप की जो यूरोपियन पावर्स हैं वो इंडिया पे आई. तो मुगल्स के टाइम पे इंडिया पे पोर्तुगीज आए, जो पुर्तगाली जिसको हम बोलते हैं, जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं. डच आए. डच एक चीज़ जनरल नॉलेज की बात है, जो डचेस होते हैं वो द पीपल्स ऑफ हॉलैंड होते हैं. हॉलैंड एक नेशन है, हॉलैंड एक कंट्री है, वहाँ के लोगों को डच बोला जाता है. ब्रिटिश ब्रिटिश भी आए. ब्रिटिश आप सबको पता है, ब्रिटिश मतलब जो इंग्लैंड से आए, जिसको हम ब्रिटिशर्स बोलते हैं. और फ्रेंच, फ्रेंच मतलब द पीपल्स ऑफ फ्रांस. इनके बीच में ट्रेड को लेके, व्यापार को लेके, भारत में व्यापार करने आए थे. इनके बीच में बहुत सारे झगड़े हुए और कुछ पॉलिटिक्स हुई. एक दूसरे को पॉलिटिक्स करना, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना. इसके बाद अल्टीमेटली जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो इमर्ज हुए, मतलब एकदम से सबसे लड़के सबसे जीत के
और सबसे आगे आए, उन्होंने अपना पॉलिटिकल पावर इंडिया पे रखा और वो बहुत जल्दी इंडिया पे कैप्चर कर लिया उन लोगों ने। तो जो इंडिया के लोग थे उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, और आप सबको पता है कि इस काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद 1947 पे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। आने वाले चैप्टर में कुछ डिस्क्रिप्शन व्यूड मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो पैरा स्टार्ट होता है, दैट इज ओके नेक्स्ट, दैट इज द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में कैसे आई? ट्रेडिंग सबको पता होना चाहिए, ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार, बिजनेस करना। तो जो यूरोपियन नेशंस की जो कुछ टीम आई थी, कुछ कंट्रीज के लोग आए थे, वो इंडिया में कैसे आए? सबसे पहले वास्को डिगामा, आप सबको पता है, वास्को डिगामा एंड बार्थोलोमियो। बार्थोलोमियो ये है, बार्थोलोमियो ने और वास्को डिगामा ने वाटर रूट फार ईस्ट का डिस्कवर किया। वाटर रूट मतलब जो समुद्री रास्ता किसी भी कंट्री को जाने के लिए डिस्कवर किया। सबसे पहले कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया 1492 में। देन बार्थोलोमियो ने एक गुड होप करके एक छोटा सा द्वीप है जिसको हम आइलैंड बोलते हैं, उन्होंने बार्थोलोमियो ने गुड होप आइलैंड को डिस्कवर किया 1487 में। एंड द मोस्ट अवेटेड पर्सन वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने इंडिया का समुद्री रास्ता खोजा था इंडिया आने के लिए। वो सबसे पहले आए थे कैलीकट में, इन द वेस्टर्न कोस्ट इन इंडिया। कब आए वो? 1498 में। जब वास्को डिगामा इंडिया आए तो कैलीकट के एक राजा हुआ करते थे, किंग जैमोरिन। किंग जैमोरिन ने उनका स्वागत किया। आपको पता होना चाहिए कि जो वास्को डिगामा थे वो एक पुर्तगाली थे, मतलब पुर्तगाल कंट्री को बिलोंग करते थे। तो पोर्तुगीज इन इंडिया जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो वास्को डिगामा 1498 पे जब इंडिया आए तो उन्होंने एक समुद्री रास्ते की खोज कर दी थी। अब उस समय तो एरोप्लेन्स वगैरह थे नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, अपना शिप लेके चलते थे। उस समय जो अभी का शिप और उस समय का शिप बहुत डिफरेंस होता है। उस समय का जो शिप था वो बहुत छोटा शिप था, उसी से लोग आते थे। तो वास्को डिगामा भी अपनी शिप से आए थे, छोटा शिप था। देन उन्होंने समुद्री रास्ता तो बता दिया था लोगों को कि भाई यहाँ से रास्ता है, आप यहाँ से आ सकते हो। तो जो पुर्तगाली जो इंडिया पे सबसे पहले कोई अगर किसी नेशन किसी भी देश का कोई भी ट्रेड करने आया तो सबसे पहले वो पुर्तगीज लोग थे, मतलब द पीपल ऑफ पुर्तगाल। ओके, वास्को डिगामा ने तो समुद्री रास्ते की खोज कर ही दी थी। तो जब रास्ता मिला तो जो पुर्तगीज पीपल थे, जो पोर्टुगीज थे, उन्होंने बोला ठीक है हम इंडिया में ट्रेड करेंगे, इंडिया में अपना बिजनेस करेंगे। तो जल्दी एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट होने वाला था इंडिया में। जैसे ही वास्को डिगामा इंडिया आए उसके बाद पेड्रो एल्वरेज कैब्रल वो अपनी 13 शिप के साथ इंडिया में पहुंच गए, उसी रास्ते से जिस रास्ते की खोज वास्को डिगामा ने की थी। अपनी 13 शिप को लेके पहुंचे वो कब? 1500 में। और वास्को डिगामा फर्स्ट टाइम इंडिया कब आए? 1498 में, मतलब जस्ट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद 13 शिप्स को लेके पेड्रो एल्वरेज कैब्रल इंडिया पे पहुंचे। तो जो पुर्तगालीस लोग थे, जो पोर्तुगीज लोग थे, उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया कहाँ पे? कैलीकट, गोवा, दमन एंड दीव एंड हुगली। दमन एंड दीव आप सबको पता है आइलैंड है। उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया अपना बिजनेस स्पाइसेस से, मसालों से, ब्लैक पेपर जिसको हम काली मिर्च बोलते हैं, इनसे स्टार्ट किया। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक हब बनाया, वो सबसे पहला फोर्ट बनाया उन्होंने कोचीन में। कोचीन 15 of 3, मतलब जस्ट उसके 3 साल बाद जैसे ही वो आए, 3 साल के अंदर उन्होंने अपना एक फोर्ट बना लिया, एक किला बना लिया, वहाँ से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। देन फ्रांसिस्को डा अल्मेडिया एक वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय बाय पुर्तगाल इन इंडिया इन 15 of 5। जो फ्रांसिस्को डा अल्मेडिया ये एक वाइसरॉय मतलब जैसे अभी प्रेसिडेंट होते हैं ना, वैसे उस समय जो पुर्तगाली लोग थे वो वाइसरॉय बनाते थे। तो जो पोर्तुगीज जो कंट्री थी, पुर्तगाल थी, उन्होंने अपना एक वाइसरॉय बनाया, किसको? फ्रांसिस्को डा अल्मेडिया को 15 of 5 में। देन उनकी मदद से उन्होंने दमन एंड दीव जो आइलैंड है उनको पूरा अपने कब्जे में ले लिया। देन धीरे 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 जो पुर्तगाली थे उन्होंने बहुत सारी जगह पे कब्जा किया, जिसमें दमन एंड दीव, साल्सेट, बैसिन, मुंबई, हुगली एंड सेंट टॉम में अपना कब्जा कर लिया। इसी तरीके से 1515 तक
टोटल अकेले उन्होंने पूरा अपने कब्जे में ले लिया ये एरिया। और कोस्टल एरियाज जो समुद्र जो सी के बाजू वाला एरिया होता है वहाँ पे उन्होंने पूरा अपने कब्जे पे लेके अपना पूरा सोल ट्रेड स्टार्ट किया, मतलब अकेले पूरा कब्जा करके और अकेले काम स्टार्ट कर दिया। ओके, देन इसके बाद जो न्यू टॉपिक है वो डच इन इंडिया। डच इन इंडिया मींस डच हम किसको बोलते हैं? द डच वेयर द रेसिडेंट्स ऑफ हॉलैंड। जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हॉलैंड एक कंट्री है जो ब्रिटेन के बहुत पास में है। तो जो हॉलैंड कंट्री के लोग होते हैं ना उनको हम डच बोलते हैं। जैसे हम इंडियंस हम हो गए ना, तो इंडिया कंट्री के रेसिडेंट इंडियंस। जैसे फ्रांस, फ्रांस के लोगों को हम क्या बोलते हैं? फ्रेंच पीपल। सेम कंडीशन, द डच वेयर द रेसिडेंट ऑफ हॉलैंड। तो जो डच की ईस्ट इंडिया कंपनी वो स्टार्ट हुई 1602 में। कहाँ पे? हॉलैंड में। किस चीज़ के लिए स्टार्ट किया उन्होंने? फॉर ट्रेडिंग विद इंडिया, इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए, इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए। In order to establish control over trade in India, conflicts arose between the Dutch and the Portuguese, in which the Portuguese were defeated. Okay, जब डच कंपनी ने जो डच लोगों ने जो हॉलैंड के पीपल्स थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई 1602 में। कहाँ पे? हॉलैंड में, इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए। अब बिजनेस करने के लिए तो कंपनी बना ली, अब इंडिया पे ऑलरेडी किसका कब्जा था? पोर्तुगीज का। तो जो डच की कंपनी थी, डच इन इंडिया जैसे ही आए तो उन्होंने पोर्तुगीज से लड़ाई की। देन लड़ाई करने के बाद पोर्तुगीज हार गए थोड़ी बहुत जल्दी। डच ने इस्टेब्लिश किया अपना ट्रेडिंग हाउस, मतलब व्यापार करने के लिए कुछ जगह स्टार्ट की। कहाँ पे? कोरोमंडल कोस्ट में, गुजरात में, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। जो पहली डच की कंपनी थी वो कहाँ पे खुली? मछलीपट्टनम में। याद रखना, मछलीपट्टनम। जो डच पीपल्स थे वो मेनली बिजनेस करते थे स्पाइसेस में, इंडिगो में, रॉ सिल्क। रॉ सिल्क मतलब जो रेशम होता है, लीड आप सबको पता है, राइस एंड ओपियम। द मेन डच फैक्ट्री वॉज एट पुलिकट वेयर दे माइंटेड गोल्ड कॉइन्स पगोड़ा। जो मेन डच की फैक्ट्री थी वो पुलिकट में खुली। पुलिकट भी एक जगह थी पुराने समय में जहाँ पे वो माइन से, मतलब ज़मीन से सोना निकालते थे। और उन जो सोने के सिक्के, पहले जो सोने के सिक्के चलते थे वो उन लोग मेंटेन करते थे, निकालते थे, जिनको उस समय लोग बोलते थे पगोडा। पगोडा, PAGODA। डच ने भी, डच पीपल्स ने भी इंट्रोड्यूस किया गोल्ड कॉइन्स को करेंसी इन इंडिया कॉल्ड एज पगोडा। उस समय जो इंडिया की करेंसी जो डच पीपल चलाना चाहते थे उसका नाम था पगोडा, वो एक गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे। देन कुछ साल पोर्तुगीज ने राज किया इंडिया में, उसके बाद डच आए। अब डच के साथ कंडीशंस ये हो गई थी कि ब्रिटेन थी, जो ब्रिटेन की नज़र इंडिया पे आ गई थी। क्यों? क्योंकि इंडिया पे बहुत सारे रिसोर्सेज थे। अब ब्रिटेन को मालूम चल गया था कि डच इंडिया पे राज कर रहे हैं। तो धीरे से जो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया पे आए और इंडिया पे उन्होंने एक बैटल लड़ी, एक युद्ध लड़ा डच लोगों के साथ 1759 में। और उसमें जो डच की फोर्सेस थी वो हार गई। और डच की फोर्सेस जैसे ही हारी, फिर उसके बाद जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो केम टू एन एंड इन इंडिया। डच का काम इंडिया पे खत्म हो गया। ओके, देन डच के आने के बाद ब्रिटिशर्स इंडिया पे आए। न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है द ब्रिटिश इन इंडिया। जैसे दूसरे यूरोपियन नेशंस ने इंडिया पे कब्जा किया ट्रेड करने के बहाने से, वैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया पे आए ट्रेड करने के लिए। उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई 31 दिसंबर 1600। ये डेट्स याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जो ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बनाई, दैट इज़ ऑन 31 दिसंबर 1600। तो जो इनकी रानी थी आप सबको पता है, दैट इज़ क्वीन एलिजाबेथ। जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने एक चार्टर बनाया। अब क्वीन एलिजाबेथ कौन होती है? तो क्वीन एलिजाबेथ जैसे आपके इंडिया पे आपके प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही वहाँ पे ब्रिटेन में वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ थी और वो जो बोलती थी वही होता था। तो क्वीन एलिजाबेथ ने इंडिया के लिए एक चार्टर बनाया कि वो 15 इयर्स की मोनोपोली ट्रेडिंग करेंगे इंडिया। मोनोपोली मतलब 15 इयर्स के लिए, मतलब अकेले व्यापार करेगा जो ब्रिटेन है वो। सिर्फ और सिर्फ इंडिया से अगर कोई भी सामान अंदर आएगा या इंडिया से कोई भी सामान बाहर जाएगा तो वो पूरा काम ब्रिटिश
जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो करेगी। तो एक चार्टर प्रोवाइड हुआ, मतलब एक प्लान बना के दिया क्वीन एलिजाबेथ ने। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप कैप्टेन्ड बाय हॉकिंस रीच्ड इंडिया इन मोनोपोली ट्रेडिंग। तो द फर्स्ट ब्रिटिश शिप कैप्टेन बाय हॉकिंस रीच इंडिया इन 1608 ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होने के बाद जो पहला शिप आया इंडिया में वो ब्रिटिश शिप था। वो आया 1608 में। कैप्टन उस शिप के थे हॉकिंस। और जिस समय जो वो इंडिया आए तो उस समय इंडिया पे मुगल एम्परर जहांगीर का रूल चल रहा था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, द फ्रेंच इन इंडिया। तो जो फ्रेंच इन इंडिया मतलब जो फ्रांस के पीपल्स है वो इंडिया पे जब आए तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था, इंडो ओरिएंटल कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1664 इन फ्रांस फॉर ट्रेडिंग विद इंडिया। मतलब एक इंडो ओरिएंटल कंपनी बनाई गई फ्रेंच के द्वारा, फ्रांस के लोगों के द्वारा 1664 में एक इंडो ओरिएंटल कंपनी फ्रेंच पीपल्स के द्वारा बनाई गई। और उसका मेन काम था वो इंडिया में बिजनेस करना, इंडिया में ट्रेड करना। तो एक फ्रेंच का डेलीगेशन, मतलब एक फ्रेंच थे फ्रांस का एक डेलीगेशन मतलब एक ऑफिसर लेवल का कोई आदमी आया जिसका नाम था फ्रांसिस कैरन। वो इंडिया पे आया और अपना पहला फ्रेंच कंपनी उन्होंने स्टार्ट की। जो ट्रेडिंग सेंटर स्टार्ट किया वो सूरत में। सूरत आप सभी को मालूम है जो अभी गुजरात में है। तो जो फ्रांसिस कैरन थे उन्होंने 1667 में इंडिया आए और अपनी फर्स्ट फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी सूरत में स्टार्ट करी 1668 में। उसके बाद जो फ्रांस के पीपल्स से जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने वापस से ट्रेडिंग सेंटर्स बनाया मछलीपट्टनम में 1669 में, पौंडीचेरी में बनाया 1673 में, और चंद्रानगर जो बंगाल में है वहाँ पे उन्होंने ट्रेडिंग की 1690 से 1692 तक। फिर द फ्रेंच कंपनी बिल्ट फोर्ट लुइस एट पौंडीचेरी फॉर वॉर डिफेंस। मतलब पौंडीचेरी आप सबको पता है एक अभी प्रेजेंट टाइम में एक आइलैंड है। उस आइलैंड में तो जो फ्रेंच कंपनी ने एक किला बनाया जिसका नाम था लुइस, वो पौंडीचेरी में बनाया वॉर डिफेंस के लिए, मतलब कभी युद्ध होगा तो वहां से खड़े होके वहां पे लड़ने के लिए। और उनका जो ट्रेड करने का मेन मोटिव था, जो पर्पस था, वो प्रॉफिट बनाना था इंडिया में, बहुत सारे प्रॉफिट कमाना। फिर बाद में जो फ्रेंच के गवर्नर थे जिनका नाम था ड्यूप्लिक्स, उन्होंने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए, कुछ अच्छी सोच थी उनकी। और उन्हीं के एफर्ट के द्वारा जो फ्रेंच था वो इंडिया में बहुत अच्छा उन्होंने ट्रेडिंग अपना एम्पायर जमा लिया था, बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। फिर उसके कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो ड्यूप्लेक्स थे, जो गवर्नर थे वहाँ के फ्रांस के, जो फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स थे, उन्होंने दुश्मनी लेना स्टार्ट करी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। जब दुश्मनी लेना स्टार्ट करा तो इनका फिर लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ। और अब फ्रेंच पीपल्स के पास इतने ज़्यादा साधन नहीं थे, इतने रिसोर्सेस नहीं थे, तो वो ब्रिटिशर से लड़ नहीं पाए और वो उनकी हार हुई। और हार जैसे ही हुई तो उन्होंने अपना सामान पैक किया और वापस वो अपनी कंट्री छोड़ के फ्रांस चले गए। देन नेक्स्ट टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो मुगल्स थे जैसे बाबर, औरंगजेब, अकबर, इन लोगों ने राज किया और इसके बाद ब्रिटिशर्स इनके ऊपर कैसे हावी हुए ये हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ द मुगल एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बाबर इन 1526। इट गेन स्टेबिलिटी, अर्न फेम एंड बिकेम पावरफुल बाय द एफर्ट ऑफ अकबर। Began to disintegrate after the death of Emperor औरंगजेब। मीन्स जो इंडिया में मुगल एम्प्रर मतलब मुगलों का जो शासन स्टार्ट हुआ वो बाबर के द्वारा हुआ। बाबर कब स्टार्ट हुआ? 1526 में। और उन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत इज्जत कमाई, और मतलब सभी जितनी भी एम्प्ररशिप
थी, जितनी भी रियासतें थी, जितने अदर राजा थे, उनको हरा के, उनको मार के, उनका खजाना लूटपाट करके, और वो बहुत बड़े एम्परर बन गए थे, जो मुगल एम्परर थे। और इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे अकबर के। देन बिगिन इसके बाद यहाँ लास्ट में एक लाइन लिखी है, बिगिन टू डिसइंटीग्रेट आफ्टर डेथ ऑफ एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब की जब डेथ हुई उसके बाद ये जो इनका एम्पायर था मुगल्स का, वो धीरे 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 कमज़ोर होता चला है। देन आप सबको पता है कि ब्रिटिशर्स मुगल्स के टाइम पे भी इंडिया पे एंट्री कर चुके थे। तो जब इनकी कमज़ोर होते जा रहे थे मुगल्स, तो उस समय कुछ स्टेट जैसे बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर, पुणे, ग्वालियर, मराठा जो मुंबई महाराष्ट्र का क्षेत्र है, मैसूर, कर्नाटक, जब मुगल्स कमज़ोर हो रहे थे तो ये जो शहर थे, ये जो देश थे उस समय अपने, वो फुली इंडिपेंडेंट हो गए थे। फुली इंडिपेंडेंट मतलब टोटल फ्रीडम हो चुका था। मतलब वहाँ पे जिसको ट्रेड करना था वो ट्रेड कर सकता था, जिसको व्यापार करना हो, घूमना हो, फिरना हो, किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। इनफैक्ट मुगल से वो फ्री हो चुके थे। और जब इन शहरों से मुगल्स की पकड़ कमज़ोर हो गई, तो ब्रिटिशर्स ने इनका फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा, क्योंकि ये शहर ऑलरेडी मुगल से छूट चुके थे। तो ब्रिटिशर्स ने इसका फुल एडवांटेज लिया और अपनी पॉलिटिक्स और अपनी चाल चल के वो इन शहर पे वापस से राज करने लगे थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विथ इंडिया एंड बिजनेस राइवलरी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे ट्रेड किया इंडिया में, और बिजनेस में राइवलरी मतलब बिजनेस में कैसे आगे बढ़े, वो किन किन को पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़े, ये क्लियर करते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी was formed under a 15-year charter issued by Queen Elizabeth of Britain on 31st December 1600 for trade within India and the eastern countries। आप सभी को मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, ये जो 15 ईयर्स का एक मोनोपोली चार्टर इशू हुआ था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा, कि 15 ईयर्स तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड करेगी। और ये कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 में। देन इस चार्टर में बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारे नियम लिखे हुए थे। उन नियमों में से कुछ ऐसा भी था कि द चार्टर ऑल्सो एम्पावर्ड द कंपनी टू वेज वॉर, साइन पैक्ट, इंटेक्ट लॉस एंड टू पनिश दोस हु अटैक द कंपनी मोनोपोली। मतलब इस कंपनी के जो नियम कानून बनाए गए थे, उस नियम कानून में जो मजदूरी लोग करेंगे, कंपनी के जो भी नियम, जो भी कानून बने हैं, उसके खिलाफ अगर कोई जाएगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। ये इस चार्टर में मेंशंस थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तो उसमें कुछ ब्रिटिश कैपिटलिस्ट भी जुड़े। ब्रिटिश कैपिटलिस्ट मतलब जो ब्रिटेन के लोग थे, जिनके जो बिजनेसमैन लोग थे, वो भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने आए, जॉइंट ट्रेड करने के लिए। और इस कंपनी का जो मेन एम था वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना था इस कंपनी का मेन एम। ईस्ट इंडिया कंपनी ये बिलीव करती थी कि कंपनी को एनी हाउ प्रॉफिट होना चाहिए, वेदर किसी को मार के प्रॉफिट हो, किसी को पीछे छोड़ के प्रॉफिट हो, या किसी भी कंडीशन में। उनका मेन एम था किसी भी तरह से प्रॉफिट कमाना। देन प्रॉफिट कमाते कमाते उनका एक एम्बिशन और जागा। उनका मेन एम्बिशन था कि हम पॉलिटिकल स्ट्रांग हो जाएं। पॉलिटिकली स्ट्रांग मतलब अभी तो देखो उन्होंने क्या ट्रेड करके इंडिया को वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। अब वो चाहते थे कि पॉलिटिक्स में भी उनकी उपस्थिति हो जाए, वो प्रेजेंट हो जाए, पॉलिटिशियंस, उनके भी पॉलिटिशियंस हो जाएं, कई जगह कब्जा करें। दे थॉट दैट एक्वायरिंग पॉलिटिकल पावर वुड बी प्रॉफिटेबल टू देयर ट्रेड। उनका ये मानना था कि अगर वो पॉलिटिकल पावर में आ जाएंगे तो उनका ट्रेड, उनका व्यापार करने का तरीका बहुत जल्दी ईजी हो जाएगा और बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। और बहुत जल्दी उन्होंने ये गोल भी हासिल कर लिया। मतलब बहुत जल्दी से वो पॉलिटिक्स में भी आ गए। कुछ समय तक जो कंपनीज के पहले एम्प्लॉयज थे वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे, बहुत लालची थे, करप्ट थे, बिना कमीशंस के कुछ काम नहीं करते थे, और उनका जो मेन इंटेंशन था वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंड कार्नेटिक वॉर। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंड कार्नेटिक वॉर मतलब, ये आपको पता है इंडिया पे ये दोनों कंपनीज थी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे, और एक फ्रेंच कंपनी, दोनों इंडिया पे थी।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कई जगहों पे अपना अपनी एम्पररशिप, अपना साम्राज्य जमा चुकी थी। वहीं जो फ्रेंच इंडियन कंपनी थी, जो फ्रांस से लोग आए थे, वो भी अपना कई जगह साम्राज्य बना चुके थे। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मतलब वहाँ प्राइवेट लोग काम करते थे। देन जो दूसरी आपकी फ्रेंच कंपनी थी वो पूरी गवर्नमेंट कंपनी थी और फ्रेंच गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी काम करना होता था, जो भी डिसीजन लेना होता था, वो फ्री थी। कहाँ पे बिजनेस बढ़ाना है, कहाँ किससे पैसे लेना है, किसको पैसे देना है, कहाँ से गुड्स उठाना है, कहाँ सप्लाई करना है, मतलब पूरे डिसीजन जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ले सकती थी वो अपने हाथों से। उसको कोई दिक्कत नहीं थी बिना किसी की परमिशन से, क्योंकि वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन जो फ्रेंच कंपनी थी, फ्रेंच गवर्नमेंट की, उसको नॉट अ सिंगल डिसीजन भी लेना पड़ता था तो वो अपने गवर्नमेंट से पूछ के लेना पड़ता था। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेंस ओवर द एरिया वॉज ऑल्सो वाइड। जो ब्रिटिश, अब एज यूजल कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयज होंगे, प्राइवेट कंपनीज होगी, उनको डिसीजन लेने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों दोनों कंपनीज का एक ही काम था, इंडिया से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स इंडिया से ले जाके बाहर बेचना, बाहर से गुड्स लाके इंडिया में बेचना। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था, और इस कंपटीशन के चलते दोनों के बीच में एक वॉर जैसी स्थिति आ गई, कि वॉर सामने खड़ा हुआ था, क्योंकि कंपटीशनशिप इनकी बहुत ज़्यादा हाई थी। दोनों कंपनीज चाहती थी कि मार्केट पे, जो इंडियन मार्केट्स है, दोनों पे उनका कब्जा हो जाए, पूरी फैसिलिटीज, पूरे गेनिंग, सब कुछ वो कमाना चाहते थे। दोनों का ये ड्रीम थे कि पॉलिटिकल पावर उनको मिल जाए और वो पूरे मार्केट को कंट्रोल कर लें। तो फ्रेंच कंपनी उस समय जो उनका हेडक्वार्टर था वो पौंडीचेरी में था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर था वो मद्रास में था, जिसको अभी हम चेन्नई बोलते हैं। दोनों एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं थे। बस यही कंडीशंस हुई, दोनों एक दूसरे को इंडिया से बाहर फेंकना चाहते थे, और ये रिजल्ट ये आया कि दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया। और जो युद्ध का नाम रखा गया वो था फर्स्ट कार्नेटिक वार। ये युद्ध चला 1746 से 1748 तक, मीन्स 2 इयर्स ये वॉर चला। ओके, देन फर्स्ट कार्नेटिक वार जो लड़ा गया 1746 से 1748 के बीच में। कार्नेटिक एक जगह है वंस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर, मतलब पहले वो मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर के अंडर पे थी, लेकिन अब वो क्या हो चुकी थी, इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, उसको स्वतंत्रता मिल चुकी थी, फ्रीडम मिल चुकी थी। एक्रोट एक शहर था वो, जो चेन्नई और पौंडीचेरी के बीच में था, जो कर्नाटक की कैपिटल हुआ करता था। उस शहर का नाम था एक्रोट। फ्रेंच और इंग्लिश ये दोनों कंपनीज एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में थी। अब सबको पता है इन दोनों कंपनीज को, दोनों को इंडिया में बिजनेस करना था, लेकिन दोनों एक दूसरे से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती थी, दोनों एक दूसरे को इंडिया से बाहर फेंकना चाहती थी। इसी बीच इन दोनों के बीच में जब वॉर की स्थितियाँ आई, जब वॉर की सिचुएशन आई, तो मद्रास फोर्ट था, जो फ्रेंच की कंपनी थी, जो फ्रेंच का गवर्नर था ड्यूप्लेक्स, उसने जो कर्नाटक के नवाब थे जिसका नाम था अनवरुद्दीन, उसको अपने फेवर में लिया, अपने बहकावे में उसको ले आया, और जो ब्रिटिश फोर्ट था मद्रास में वो अपने कब्जे पे ले लिया। कुछ समय के बाद जब नवाब अनवरुद्दीन ने बोला कि भाई मुझे अपना फोर्ट वापस चाहिए, तो उन्होंने उसको मना कर दिया। जब मना किया तो नवाब अनवरुद्दीन और फ्रेंच के बीच में एक युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो जो कर्नाटक के नवाब थे वो हार गए। फिर क्या हुआ, वो जो ब्रिटिश का फोर्ट था, उस मद्रास फोर्ट, उसको फ्रेंच पीपल्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को, इंग्लिश कंपनी को हैंड ओवर कर दिया। अब हैंड ओवर करने के बाद दोनों के बीच में कुछ ट्रीटी हुई, कुछ समझौते हुए, और उनके बीच में ये ट्रीटी हुई कि भाई अभी किसी को लड़ाई नहीं करना, सबको अपना प्रॉफिट देखना है, सबको अपनी कंपनीज रन करना है इंडिया पे। और उनके बीच में कुछ ट्रीटी हुई कि शांति समझौते करने हैं, तो इनके बीच में शांति समझौता हुआ। तो ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था जो लड़ा गया 1746 से 1748 के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है द सेकेंड कार्नेटिक वॉर, जो लड़ा गया 1748 से लेके 1754 के बीच में। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और जो फ्रांस की कंपनी थी उनके बीच की लड़ाई हैदराबाद और कर्नाटक के बोलना चाहिए राज्य के लिए लड़ी गई। जो फ्रांस की कंपनी थी
वो मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का राजा बनाना चाहती थी, और कार्नेटिक के चांद साहिब को अपना राजा बनाना चाहती थी। मतलब जो फ्रांस की जो कंपनी थी वो मुजफ्फर जंग को चाहती थी कि वो हैदराबाद का राजा बने और कर्नाटक का राजा चांद साहिब बने। लेकिन जो ब्रिटिश कंपनी थी वो चाहती थी कि कर्नाटक का राजा मोहम्मद अली बने और हैदराबाद का राजा नासिर जंग बने। और ये दोनों अलग अलग चाहते थे, तो इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया। किनके बीच में युद्ध लड़ा गया? जो मोहम्मद अली और नासिर जंग से जो सेकंड जो फ्रांस की कंपनी जिसको चाहती थी वो कौन कौन थे? चांद साहिब और मुजफ्फर जंग, इनके बीच में युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में नासिर जंग हारे गए और मार दिए गए। नासिर जंग मतलब जिसको ब्रिटिश इंडिया चाहती थी कि राजा बने, वो हार गए और उनको मार दिया गया। अब इस अब इस बीच में जो मुजफ्फर जंग थे उन्होंने 50,000 पाउंड 50,000। ओके, अभी मैंने आपको बताया मुजफ्फर जंग ने युद्ध जीता किससे? नासिर जंग से। जब युद्ध जीता किसकी मदद से? फ्रेंच कंपनी की मदद से। तो मुजफ्फर जंग ने जब युद्ध जीता नासिर जंग से, तो जो मुजफ्फर जंग थे उन्होंने फ्रेंच कंपनी को क्या दिया? 50,000 पाउंड। 50 उस समय पाउंड चलता था। 50,000 पाउंड दिए और जागीर दे दी 10,000 रुपए की 1 साल के लिए। देन फ्रेंच कंपनी को तो ये मिल गया। उसके कुछ दिन बाद एक रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक आदमी, जो यंग क्लर्क था, क्लर्क मतलब एक बोलना चाहिए बाबू जिसको हम बोलते हैं, एक यंग क्लर्क आया ब्रिटिश कंपनी में। उसके बाद जो आरकोट था, जो कैलिकट की कैपिटल थी आरकोट, वहां पे उन्होंने कब्जा कर लिया। किसने? ब्रिटिश कंपनी ने। और चांद साहब थे, जो चांद साहिब को युद्ध में वो मारे गए। उनके जो ब्रिटिश फोर्स ने युद्ध किया उसमें चांद साहिब मारे गए, और जो पूरा कर्नाटक था वो ब्रिटिश के अंडर पे आ गया। इंग्लिश कंपनी ने अपनी सुप्रीमेसी, अपना वर्चस्व बना लिया कहाँ पे? कर्नाटक में। और फ्रेंच कंपनी जो थी वो हैदराबाद में, वो तो निज़ाम के साथ थी, तो हैदराबाद में अपनी सुप्रीमेसी फ्रेंच कंपनी ने हैदराबाद में स्थापित कर दिया। जो वहाँ के निज़ाम थे, हैदराबाद के जो राजा थे निज़ाम ने, उन्होंने फ्रेंच कंपनी को अलाउड कर दिया कि ठीक है भाई, आप एक काम करो, अपन जो भी रेवेन्यू, जो भी टैक्सेस, जो भी लगाने यहाँ से निकलेंगी वो आप रखो, और जो भी रॉयल्टी मिलेगी वो अपनी फॉरेन आर्मी के उपयोग में, या आपको जो भी ज़रूरत होगी उस पर आप खर्च कर सकते हो। यस, द थर्ड कर्नाटिक वॉर 1756 से 1763 के बीच में स्टार्ट हुआ। दैट इज एंग्लो फ्रेंच, जो इनके कॉन्फ्लिक्ट का लास्ट लेवल चल रहा था, जब यूरोप में 7 इयर्स के लिए वॉर छिड़ गया, 7 साल के लिए युद्ध छिड़ गया। देन 1760 में वांडी वॉश का जो वॉर हुआ था, उसमें ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में जो वॉर हुआ था उसमें फ्रांस के पर्सन्स या फ्रांस की आर्मी हार गई, इसमें ब्रिटिश आर्मी जीत गई थी। देन इसके बाद जो ब्रिटिश कंपनी थी वो ऑलरेडी कार्नेटिक जो एरिया था, मैंने आपको इससे पहले बताया था, उसमें ऑलरेडी उसका कब्जा पहले से ही था, जो पहले से ही कब्जा था कार्नेटिक पे। तो इंग्लिश कंपनी ने क्या किया, वहाँ आसपास जो जहाँ पे फ्रेंच कंपनीज का कब्जा था, जैसे हैदराबाद और भी कई टेरिटरीज में, उनको उन्होंने भगा दिया, उनसे युद्ध लड़ा और उनको बाहर फेंक दिया। देन इसके बाद सभी एरियाज ब्रिटिशर्स के अंडर पे आ गए, और इंडिया में जो पॉलिटिकल जो सुप्रीमेसी हासिल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का सपना पूरा हो गया था, और वो पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी ही होता रहा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। जहाँ पे स्टार्ट है, अलावर्दी खान बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1740। He was an able and diplomatic ruler. He disliked the activity of English. चलो मैं क्लियर कट में समझाता हूँ। जो अलावर्दी खान है वो बंगाल के नवाब, मतलब बंगाल के राजा बन गए। कब बने? 1740 में। ये आपकी बुक्स में लिखा, आप बुक्स भी देख सकते हैं। वो एक बहुत अच्छे रूलर थे। उन्होंने वो अंग्रेजों को डिसलाइक करते थे, मतलब अंग्रेज उनको अच्छे नहीं लगते थे।
देन उनका कुछ समय के बाद उनका मतलब वो ख़त्म हो गए, ही डाइड। कब डाइड हुए? 1756 में। उसके जस्ट बाद सिराजुद्दौला को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। सिराजुद्दौला जिसकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देन जो अली वर्दी खान की सबसे बड़ी बेटी, जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, घासेती बेगम के बेटे शौकत जंग खुद नवाब बनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें दीवान राज बल्लभ मीर जाफर का समर्थन मिला, जो अली वर्दी खान के साले और सेना प्रमुख के भाई भी नवाब बनना चाहते थे। ये सभी ब्रिटिश कंट्रोल के तहत कुछ पॉलिसीज बना रहे थे। देन नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में टैक्सेस का भुगतान किए बिना बंगाल में व्यापार कर रहे थे। मतलब जो अंग्रेज थे, जब सिराजुद्दौला वहाँ के नवाब बने, राजा बने, तो जो अंग्रेज थे वहाँ पे बिना टैक्स पे करके बिजनेस कर रहे थे, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। और शाही खजानों पर अंग्रेजों की नज़र भी थी वहाँ पे, जो खजाना था। देन अंग्रेजों ने न राजा को टैक्स देते थे, ना कोई गिफ्ट देते थे, मतलब किसी भी टाइप की कोई भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे। अंग्रेज जो थे वो कुछ भी नहीं देते थे राजा को। देन जब नवाब सिराजुद्दौला को टैक्सेस नहीं मिल रहे थे, तो नवाब सिराजुद्दौला ने कासिम बाज़ार नाम की एक जगह थी, वहाँ पे अंग्रेजों की एक फैक्ट्री थी ब्रिटिशर्स की, उस पर कैप्चर कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया 4 जून 1756 को। देन उस कब्जा करने के बाद जो नवाब सिराजुद्दौला हैं वो कलकत्ता जाने लगे, कब वापस से ब्रिटिशर से लड़ने के लिए, उनको कब्जा करने के लिए। तो वहाँ के जो गवर्नर थे जिनका नाम था ड्रेक, वो उन्होंने कलकत्ता को छोड़ दिया, मतलब कलकत्ता से भाग गए अपने बिजनेसमैन के साथ। बिजनेसमैन, उनके जो पत्नियाँ थी, उनके जो बच्चे थे, सब छोड़ के भाग गए, और नवाब ने कंट्रोल कर लिया कलकत्ता में 22 जून 1756 में। देन इसके बाद एक न्यू टॉपिक आता है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, पेज नंबर 8 में। इसमें आफ्टर द फॉल ऑफ कलकत्ता, आपको मैंने बताया था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, जो यंग क्लर्क थे, बहुत जल्दी उनको एक आर्मी चीफ का डेजिग्नेशन मिल गया। अब उनको मतलब वो चीफ बन गए आर्मी टू ऑफ बंगाल के। तो वो बंगाल में गए। क्लाइव ने कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट की कि 1757 में एक वॉर हुआ नवाब और क्लाइव ब्रिटिशर्स के बीच में। और जो क्लाइव और ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नवाब को हरा दिया, और ब्रिटिशर्स ने पूरे कलकत्ता पे कब्जा कर लिया, और जो भी इनकी मांगे थी, जो पहले उन्होंने नवाब के सामने रखी थी, वो नवाब को माननी पड़ी। ओके, जो नेक्स्ट और मेजर टॉपिक है, ओके, तो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट अभी बताया, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी मतलब प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? 1757 में। ओके, तो इस बैटल ऑफ प्लासी में जैसे ही इससे पहले पहले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था कि जैसे ही अलीनगर की ट्रीट हुई, मतलब ट्रीटी हुई बोलना चाहिए, अलीनगर के साथ एक कुछ नियम बने, कुछ कानून बने कि भाई ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। इसके जस्ट बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनको पूरे बंगाल पे कंट्रोल करना था। अब वो कैसे करें? तो कंडीशंस ऐसे क्रिएट हुई कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सबसे पहले ऑक्यूपाई किया फ्रांस की कॉलोनियों की। फ्रांस की कॉलोनी मतलब जो फ्रांसीसीज ने इंडिया पे कुछ कॉलोनीज पे कब्जा कर रखा था, जैसे चंद्रनगर। सबसे पहले चंद्रनगर पे कब्जा किया किसने? ब्रिटिशर्स ने। और वहाँ के राजा आपको पता है सिराजुद्दौला थे, नवाब, तो वो रोक नहीं पाए उनको। देन जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने कुछ ऐसे प्लान्स बनाए कि सिराजुद्दौला को हटा के वो लोग नवाब। देन जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि मीर जाफर सिराजुद्दौला को रिप्लेस करके नवाब ऑफ बंगाल बन जाए। इनके लिए इन्होंने बहुत सारे प्लान्स तैयार किए, बहुत सारी कंडीशंस तैयार की। अब ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इंडिया पे अपना कब्जा तो जमा चुके थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ ऐसी एक नियम बनाए थे, ट्रीटी बनाई थी, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला ने भी साइन किया था, जो ट्रीटी ऑफ अलीनगर थी। तो उनके थ्रू उन्होंने सिराजुद्दौला से बोला कि आप लोगों ने कुछ नियम आपने कुछ नियम माने नहीं है, और आपने बहुत ज़्यादा क्राइम किया है और ऐसी ऐसी कंडीशंस की है। तो उसको नियम में उनको फंसा दिया गया कि आपने कुछ नियम यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, जैसे नवाब वॉज एक्यूज ऑफ डिसऑनरिंग ट्रीटी ऑफ अलीनगर, मतलब नवाब ने उस जो ट्रीटी हुई थी उसको माना नहीं है, उसके खिलाफ गए।
देन इसके जस्ट बाद एक युद्ध लड़ा गया, किसके किसके बीच में, जब नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में। कब लड़ा गया? 23 जून 1757 को। इस लड़ाई का नाम है, याद रखना, बैटल ऑफ प्लासी। क्यों लड़ा गया? क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला ने जैसा कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि नवाब सिराजुद्दौला ने कुछ जो ट्रीटी हुई थी, जो संधियां हुई थी, वो सिराजुद्दौला ने नहीं मानी। और मीर जाफर को ब्रिटिश सेना नवाब ऑफ हैदराबाद बनाना चाहती थी, जबकि सिराजुद्दौला ऑलरेडी नवाब ऑफ बंगाल थे। देन उसके जस्ट बाद इनके बीच में जब युद्ध लड़ा गया, तो जो मीर जाफर थे वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और नवाब की सेना में भी थी, सिराजुद्दौला की सेना में भी थे। तो ये क्या, मीर जाफर के साथ बहुत सारे लोग थे, जैसे मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ, ये थे तो नवाब के साथ, लेकिन अंग्रेजों से मिले हुए थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने मीर जाफर को बोला था कि ठीक है, हम आपको नवाब बना देंगे। तो इनके बीच में युद्ध हुआ और कुछ समय के बाद नवाब सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स के हाथों से युद्ध हार गए। ब्रिटिशर्स के हाथों नवाब मार दिए गए। इसके बाद जो पॉलिटिकल लाइफ थी बंगाल की, वो पूरी और पूरी ब्रिटिशर्स के अंडर पे आ गई। तो जो बैटल ऑफ प्लासी से अंग्रेजों को ये फ़ायदा हुआ कि जो वहाँ वहाँ के जो नए नवाब थे मीर जाफर, पूरा बंगाल उनके कंट्रोल पे आ गया, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स से मिले थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स को टैक्स फ्री बंगाल कर दिया, मतलब टोटल जो भी एक्टिविटीज़, वो उसके लिए आपको ना लगान देना पड़ेगा ना टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पूरी कंपनीज को उन्होंने ओपन कर दिया कि आप टैक्स फ्री अपना बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं। कंपनी को जमींदारी भी मिल गई 24 परगना की। 24 परगना जिसको आज बंगाल में एक स्टेट है, 24 परगना जिसका नाम है, वहाँ की जमींदारी भी मिल गई। देन इसके बाद ब्रिटिशर्स ने पूरे ऑल ओवर बंगाल, उड़ीसा, बिहार में अपना पूरा एम्पायर स्टार्टअप किया और बिजनेस स्टार्ट करने लगे। दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। याद ये रखना है हमको कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई, नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में, नवाब, सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स। ओके, इसके बाद जो न्यू टॉपिक है दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ देखते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई के बाद जो ब्रिटिश कंपनी, अब मैं कंपनी बोलूँगा ब्रिटिशर्स को, कंपनी ने मीर जाफर को एक बहुत अच्छी कंडीशन से यूज़ किया, उसका यूज़ किया कंपनी ने, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें वो सिराजुद्दौला के साथ मिलके मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को हरवा दिया था और खुद नवाब बन गया था। अब कंपनी का खजाना खाली होता जा रहा था, जो भी पैसे थे कंपनी के पास बहुत कम होते जा रहे थे। कंपनी की जो मांग थी वो बढ़ती जा रही थी। जो ऑफिसर्स थे और जो एजेंट्स थे, उन्होंने किसानों को और जो छोटे छोटे लोग थे, मजदूरों को परेशान करने लगे थे। क्यों परेशान करने लगे थे? क्योंकि किसानों जो भी उपज होती थी, जो भी अनाज होता था, वो किसान से बहुत सस्ती दरों पे खरीदते थे वो ब्रिटिशर्स कंपनी वाले, और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। फिर जो मीर जाफर थे, वो अपने एरिया में रहने वाले लोगों को ऐसे दुखी नहीं देख सकते थे, भलाई वो अंग्रेजों के साथ मिले थे, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ। तो उन्होंने उसका निपटारा कर दिया था और उनके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर जाफर के दामाद थे जो, उनको उन्होंने क्या बनाया, जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये जो नवाब मीर जाफर है ये बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफर को अलग करके जो उसके सन इन लॉ थे, जिसको हम बोलते हैं उनके दामाद, उनके सन इन लॉ जिनका नाम था मीर कासिम, उनको बंगाल का नवाब बना दिया। अब जब मीर कासिम बंगाल के नवाब बने, तो उनको लगा कि नहीं भाई, ये मेरे स्टेट्स के साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हैं ब्रिटिश कंपनी वाले लोग। मेरे स्टेट के लोगों की फसलें बहुत सस्ती दरों पे खरीद रहे हैं, मुझे बहुत, मतलब मेरे स्टेट्स के लोग खुश नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि जो उसके ऑफिस में जो इंग्लिश कंपनी के कुछ लोग काम करते थे, उन्होंने उसको उनकी जॉब से डिसमिस कर दिया, निकाल दिया। देन मीर कासिम ने एक अपनी नई मिलिट्री सेना बनाई, और ये एक
ये कंपनी को ये सब अच्छा नहीं लगा कि उसने उनके ऑफिशियल्स को निकाल दिया और नई सेना बना दी। देन इसके बाद इन दोनों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया, किसके किसके बीच में, मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में 1763 में, जिसमें मीर कासिम को कंपनी ने हरा दिया, मतलब अंग्रेजों ने हरा दिया। और वो कहाँ पे भाग गया हारने के बाद? अवध भाग गया, अवध की तरफ। अवध के जो राजा थे वो शुजा-उद-दौला, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ थे। और जो बाहर से अंग्रेजों के खिलाफ थे, और जब ये अवध भाग के गया मीर कासिम, जब ये अवध भाग गए, कौन, मीर कासिम, तो अवध के जो राजा थे वो शुजा-उद-दौला, वो भी इंग्लिश मैंस के अपोजिट में थे, ब्रिटिशर्स के। और एक और भाग के आया था वहाँ पे जिसका नाम था शाह आलम, वो भी अवध आ गया था। तो 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर में तीनों के साथ, तीनों मतलब कौन कौन, शुजा-उद-दौला, देन दूसरा अभी मैंने नाम बताया था आपको शाह आलम, और तीसरा मीर कासिम, ये तीनों ने कंपनी की सेना से भिड़ गए, मतलब कंपनी से लड़ने लगे। अब तीनों अंग्रेजों के खिलाफ थे तो तीनों एक साथ हो गए, तीनों ने अंग्रेजों से युद्ध किया और वो हार गए, ये तीनों हार गए। तो 1765 में सिराजुद्दौला और शाह आलम ने वही रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक ट्रीटी साइन कर दी।